आज का क्लास नंबर 2 है। कल हमने क्लास नंबर 1 में एसिड और एल्कलाइन के बारे में बताया था। नैनोथेरेपी की मान्यताएं बताई थी। नैनोथेरेपी किस सिद्धांत में काम करता है उसके बारे में बताया था। आज बताएंगे एसिड और एल्कलाइन को डिटेल में बताएंगे कि एसिड कैसे काम करता है, एल्कलाइन कैसे काम करता है। तो जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा एसिड यानी कि एसओडीसी की बीमारियां और एल्कलाइन की बीमारियां। तो सबसे पहले हमने एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे। जब रक्त में एसिड बढ़ने को एसओडीसी कहते हैं। जब ब्लड के अंदर पानी कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ब्लड में एसिड बढ़ने के चांस हो जाते हैं और उसको बोलते हैं एसओडीसी। कई विभिन्न लक्षणों और बीमारियों के मूल कारण होता है एसिड बढ़ना। कई मूल कारण होता है कई बीमारियों को बढ़ने का। तो हम कौन सा फार्मूला और कौन सी चीज़ देख के एसिड को हम बैलेंस कर लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। कि जब हमारी लेफ्ट किडनी में दर्द है, यानी कि जब हम म्यू जीरो का दर्द चेक करेंगे तो अगर उसमें ज़्यादा दर्द है और ल्यू जीरो वाली किडनी में कम दर्द है तो हम समझेंगे कि इनका एसिड फार्मूला देना है, एटीएफ फार्मूला देना है। और ऐसे लोगों में बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, यानी कि जो लेफ्ट हैंड की उंगली है, फोर्थ फिंगर, उसमें दर्द पाया जाता है। इसको चेक करा जाता है इस तरह से कि इसके जंक्शन पे चेक करके 15 से 20 बार उसको ऐसे किया जाता है। तो अगर उसमें दर्द है तो उसका साइन होता है कि इस बॉडी का लेफ्ट हिस्से में दर्द है, उसका एसिड बढ़ा हुआ है ब्लड का। कुछ लोगों में पाया गया है कि एसिड के पॉइंट में भी दर्द होता है और राइट वाले उंगली में भी दर्द होता है। इसका मतलब उस बॉडी के दोनों चीज़ बढ़ी हुई है, एसिड भी बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन भी बढ़ा हुआ है। अगर एसिड पे बात करें, एटीएफ पे बात करें तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं उसके बारे में है कि शरीर में पानी की कमी के कारण विसर्जन संस्थान से संबंधित आंतड़ियाँ, नाक, बाल, त्वचा इत्यादि पर निम्न लक्षण दिखते हैं। कौन कौन से लक्षण दिखते हैं कि सख्त कब्जी और उसके संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं। अगर किसी को कब्जी है तो उसमें क्या क्या बीमारियां आती है। पाइल्स या बवासीर होता है। मल द्वार के आसपास फिसर यानी कि फट जाना, उसको एनल फिसर बोलते हैं। फिस्टूला यानी कि भगंदर, इसको एनुल फिस्टूला भी बोला जाता है। नाक बंद होना, सूखी खांसी आना, पीला गाढ़ा बलगम के साथ खांसी आना, जलन के साथ पीले रंग का पेशाब आना, आँखों का लाल होना, उसमें खारिश होना, आंसू की ग्रंथियां सूख जाना, चेहरे पर मुहासे या झाई, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स यानी कि काले काले धब्बे आ जाना, बाल का झड़ना, डैंड्रफ आना, रूसी, सिरकी और कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना, त्वचा का सूख जाना, मोके या मस्से आ जाना, एलर्जी होना और सोरियासिस की बीमारी आना यानी कि चमड़ी का सफ़ेद हो जाना। निम्न बीमारियों में म्यू जीरो में दर्द पाया गया। समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। निम्न बीमारियों में म्यू जीरो में दर्द पाया गया तो उनके क्या क्या बीमारी होती है। सबसे पहले है प्रोप्लेस ऑफ रेक्टम यानी कि मलाशय का नीचे आ जाना। प्रोप्लेस ऑफ यूट्रस का नीचे आ जाना, गर्भाशय का अपनी जगह से नीचे आ जाना। हरनिया, किसी भी अंग अपने निर्धारित जब हरनिया किसे बोलते हैं, जब हमारा कोई भी अंग अपने एरिया को छोड़ के
दूसरे की स्थे में चला जाएगा तो उनको हर्निया हो जाएगा, उस जगह में उठाव हो जाएगा, फुलाव हो जाएगा, तो उसको उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी कि एक अंग दूसरे अंग के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उस एरिए की फूल जाएगा, उसको हर्निया बोलते हैं। ये तीनों अंग तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रोप्लस ऑफ यूट्रस, हर्निया और प्रोप्लस ऑफ रेक्टम। लेकिन इन तीनों की चीज़ों की एक समानता है, एक कॉमनिटी है, एक कॉमन बात है, वो है एसिड का बढ़ जाना, यानी कि मांसपेशियों का ढीला होना। अगर मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी तो अंग पे पकड़ नहीं रहेगी और वो अंग, कोई भी अंग ढीला हो जाएगा तो वो इधर उधर मूवमेंट करेगा। तो ये तीनों बीमारियां, प्रोप्लस ऑफ यूट्रस, रेक्टम, प्रोप्लस ऑफ रेक्टम और हर्निया, ये तीनों बीमारियां मसल्स के ढीले होने से आती हैं और ब्लड में एसिड बढ़ जाता है तब आती है। इसके अलावा रक्त नालिकाओं संबंधी दो बीमारियां हैं कि जो हमारी रक्त से संबंधित जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे संबंधित दो बीमारियां हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? वो है एक वेरिकोस वेन्स, ज़्यादातर देखा होगा नीली नीली सरिकाएँ, नीली नीली नसें बाहर आ जाती हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ या जेंट्स के, तो उनको बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। वो भी एसिडिक बीमारी का संकेत है। उसके बाद लो बीपी, जब बीपी लो हो जाएगा वो भी एसिड की बीमारी के कारण होता है, क्योंकि नालिकाओं और मांसपेशियों का ढीला होने से प्रेशर या दबाव कम होगा, पानी की कमी के कारण रक्त का वॉल्यूम कम होगा। इन दोनों कारणों से बीपी कम हो जाती है। आगे है, जैसे ऊपर कहा गया है कि जब रक्त में एसिड बढ़ जाती है तो अनुभव से पता चलता है कि मसल्स यानी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। किसी भी ग्रंथि का स्राव ठीक से निकलने से के लिए उनके आसपास की मांसपेशियों का ठीक से संकुचित होना आवश्यक है। अगर मसल्स ढीली होंगी तो ग्रंथि का संकुचन ठीक से नहीं होगा, जिसके कारण उसका स्राव ठीक से नहीं निकलेगा और वह ग्रंथि हाइपो ही रहेगी। हाइपो का मतलब वो ग्रंथि कम काम करेगी। हमारे शरीर की मुख्य ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। अगर शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करना है, यानी कि चाय को ध्यान रखना है, तो थायराइड ग्लैंड का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही हमारे शरीर का मिस्त्री है। अगर हमें कोई टूट फूट हो जाती है इंटरनली तो थायराइड ग्लैंड ही उसकी रिपेयर करता है, हमारे खान पान का ध्यान रखता है, चाय पचाय का ध्यान रखता है। इसलिए थायराइड ग्लैंड का सही रहना बहुत ज़रूरी है। जिनको थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइज्म हो जाता है वो आदमी कभी भी सही नहीं रह सकता, क्योंकि उसका थायराइड ग्लैंड घर का मिस्त्री बीमार है और अंदर के जो पार्ट डैमेज हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, वो सही नहीं रह सकते, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का काम है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, विटामिन डी और त्वचा संबंधित किसी भी रोग को सही करना थायराइड ग्लैंड का काम है। जब थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगता है तो T3, T4 हार्मोन सही मात्रा में नहीं निकलेंगे। जब थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगता है तो T3, T4 हार्मोन सही मात्रा में नहीं निकलेंगे, जिसके कारण मुख्य दो लक्षण दिखते हैं। बच्चों में बहुत ही सख्त कब्जी होगी या बच्चा मंदबुद्धि भी हो सकता है। औरतों में मासिक धर्म तारीख से पहले आएगा और या मानसिक मेंस में अधिक स्राव निकलेगा। जब वर्षों तक ऐसी हालत रहे तब रक्त में T3, T4 की मात्रा नॉर्मल से बहुत कम हो जाएगी, तो उसे ही हाइपोथायराइज्म कहते हैं। इसका मुख्य सूचक है कि TSH की मात्रा बढ़ जाएगी। चौथा, एसिड बढ़ने से हड्डी में, जॉइंट में दो विरुद्ध लक्षण दिखते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी का,
हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाएगा तो हड्डियों पे मुख्य 2 कारण दिखाई देते हैं। उनमें कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिसे हम डीजनरेशन कहते हैं। सबसे पहले प्रमुख है रूमेटाइज्म यानी कि रूमेटिज्म और वात रोग। दूसरा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है कि जो सर्वाइकल मणके हैं C1 से लेके C6 C7 तक गर्दन के मणकों में सूजन आ जाएगी, उनमें डीजनरेशन हो जाएगी और वो सही से काम नहीं करेंगे। फिर आता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में जो हमारे लंबर वाले यानी कि L1 से लेके L5, S1 से लेके S5 तक में मणकों में सूजन या उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से डीजनरेशन आ जाएगी। ये सब बीमारियां एसिड की हैं। उन बीमारियों को हम ATF फार्मूला देकर ठीक कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो एसिड के कारण से आई हुई बीमारियां हैं, कुछ लोगों में हड्डियों या जोड़ों के बीच में कैल्शियम जम जाता है, जिसको हम बम्बू स्पाइन के नाम से जाने जाते हैं और मेडिकल साइंस में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उस चीज़ को बोला जाता है। या स्पर आ जाएगी जिसमें हड्डी का बढ़ जाना, क्योंकि ये सब कैल्शियम एक्सेस होने से, ज़्यादा होने से और किसी एक जगह पर जम जाने से होती है। म्यू में दर्द हो, उसके साथ निमन दर्द लक्षण भी पाए जाएं, तो क्या क्या होता है ये बताते हैं। बिना कारण जोड़ों में दर्द हो जाएगा। सर के अक्सर टेम्पल यानी कि दोनों कनपट्टियों के पास दर्द या माइग्रेन आएगा, दर्द आएगा, उसको माइग्रेन कहते हैं। पेट या डेडुनम में अल्सर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। पेट के अंदर जो डेडुनम हमारा पार्ट है उसमें अल्सर दिखाई देंगे। ATF फार्मूले के 2 मुख्य कारण हैं, जिनमें एक है जिसमें ADR दिया जाता है यानी कि एड्रेनल ग्लैंड को उकसाया जाता है, और दूसरा है थाइमस टेस्ट दिया जाता है। लेकिन अलग अलग इनके उपयोग हैं, अलग अलग इनके कारण हैं उपयोग करने के। पहला है 8 पेन। 8 पेन कहाँ दिया जाता है? वो थाई के ऊपर बिल्कुल अपर भाग में, बिल्कुल जहाँ से हमारा ग्रोइंग है उसको 6 सेकंड के लिए प्रेस करना, फिर छोड़ना, ऐसे 8 है। गॉल कहाँ दिया जाता है? लेफ्ट थाई के अंदर 3 पॉइंट बनाए जाते हैं, एक ऊपर, एक सेंटर में, एक घुटने के पास में। 8 पेन, एक गॉल। 3 म्यू जीरो देने के 2 तरीके हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इस पे और एक हमारा राइट थाई के ऊपर, फिर दूसरा पॉइंट यही रहेगा, फिर ये रहेगा। लेकिन हमारे सेंटर के अंदर हम यहाँ से किडनी का जब भी हम पार्ट करते हैं वो हम कोहनी के यहाँ से देते हैं, उसके भी सेम रिजल्ट है। आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो। 3 म्यू जीरो, एक एसिड दिया जाता है राइट थाई, जब हम पोजीशन को चेंज करके और जो हमारी राइट वाली थाई है उसको 2-2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं, वो एसिड पॉइंट होता है। उसको हम एक एसिड 4 लेफ्ट चेस्ट ओनली, 4 लेफ्ट चेस्ट ओनली कौन सा है? ये वाला हिस्सा लेफ्ट है। इसको पैर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। 6 ADR हमारा जो पिछले शोल्डर ब्लेड है उसके डाउन साइड से लेके एक बुलंद नीचे तक जाके T12 तक, और उसको 6 बार 3 पॉइंट बनाए जाते हैं, और वो लेने से एसिड कम हो जाता है ब्लड का। दूसरा हमारा इसी में फार्मूला है जो थाइमस चेस्ट के साथ दिया जाता है, उसमें ADR नहीं दिया जाता, तो वो भी सेम है, लेकिन वो ADR की जगह सिर्फ थाइमस चेस्ट जोड़ा जाता है। इसमें क्या क्या काम करते हैं? 8 पेन पैनक्रिया के पाचक एंजाइम डेडुनम में कायम की एसिड को शांत करने के लिए दिया जाता है। एक गॉल यानी कि गॉल ब्लैडर का बाइल्स भी कायम की एसिड को शांत करेगा। 3 म्यू जीरो, एक एसिड, इन दोनों पॉइंटों से दर्द निकालने के लिए दिया जाता है, एसिड को कम करने के लिए दिया जाता है। 6 ADR इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए
दिया जाता है, चाहे वह इंटेस्टाइन में हो चाहे अन्य जगह हो, रक्त के एसिड को भी कम करेगा। ये थे एसिड फार्मूले की खासियत कि एसिड फार्मूला देने से कौन कौन सी बीमारियां सही होती हैं और कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण हम सही कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को म्यू में दर्द के साथ साथ निम्न लक्षण भी दिखाई दें तो उनमें हम क्या दे सकते हैं। अगर मार लगी हो तो उनको इंजरी थाइमस चेस्ट दिया जाता है। कोई वायरस या बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हुआ हो तो उनको थाइमस चेस्ट दिया जाता है। चेहरे पर मुहासे या शरीर में फोड़े हों तो उनको थाइमस चेस्ट दिया जाता है, उनको एडर्नल नहीं दिया जाता है, उनको ईडीआर नहीं दिया जाता है। हाल में ही खुजली और एलर्जी की त्वचा रोग हो तो भी हम थाइमस चेस्ट का ही उपयोग करते हैं इस फार्मूले में। मैं आप लोगों को फार्मूले की खासियत बता रहा हूँ। फार्मूला अगर किसी को समझ में न आए तो हमारी और वीडियोज़ में है एटीएफ फार्मूला कैसे दिया जाता है, वहाँ से जाके एटीएफ फार्मूले देख सकते हैं। लेकिन इसको लेते हुए ये ध्यान रखें कि अगर म्यू में और म्यू जीरो में दर्द हो तभी इसको लेना है, अन्यथा इसको नहीं लेना है, क्योंकि दर्द के अनुसार ही कोई ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। ऐसी ट्रीटमेंट फार्मूला की एक मुख्य चेतावनी है। वो क्या है कि गुरुजी ने चंडीगढ़ में एक कैंप लगाया था और इस किस्से के बारे में लिखा था कि शाम को उस घटने की विस्तृत रूप में जो गुरुजी ने समझाया, उन्होंने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है कि वह औरत काफ़ी डिप्रेस थी और हमने पाया कि डिप्रेशन का एक मुख्य कारण है रक्त में एसिड का बढ़ना। तो मैंने चेक करके एसिड ट्रीटमेंट देने के लिए कहा था, क्योंकि उनके म्यू में पॉइंट में ज़बरदस्त दर्द था। यही कारण है कि ट्रीटमेंट के बाद वह इतनी खुश हुई कि लोगों से कहने लगी कि चमत्कार हो गया। कल उसका एसिड बढ़ी हुई थी जिससे हमने अपना उपचार निकाल दिया था और आज उन्होंने कहा कि कल वाला ट्रीटमेंट से बहुत आराम मिला। ये दूसरे दिन जब वो लेडीज आई तो उसने दोबारा कहा, गुरुजी खाना खा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, इसलिए किसी ने उनसे पूछा नहीं और ठाके वही वाला ट्रीटमेंट दे दिया, जिसके उनके दर्द इतने बढ़ गए कि वो वहीं पे रोने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सोच समझकर ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमें वही रिपीट नहीं करना चाहिए जो कल उस पेशेंट को दर्द में राहत आया था, क्योंकि उस दिन उसका एसिड बढ़ा हुआ था और एसिड बढ़ने अब जब हमने उसको दोबारा एसिड दे दिया, एसिड फार्मूला दे दिया, तो उसका एसिड इतना कम हुआ कि उसकी एल्कलाइन बढ़ गई, जिससे उसके सारे दर्द दोबारा से लौट आए और वो वहीं पे रोने लगी। फिर गुरुजी ने उसको नॉन ट्रीटमेंट देकर उसको नॉर्मल किया और उसके बाद में उसको सही किया। एसिड ट्रीटमेंट की ये चेतावनी थी जी जो गुरुजी ने अपने शब्दों में लिखी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सोच समझकर ट्रीटमेंट देना चाहिए। गुरुजी आजकल कुछ सालों से हल्के उपचार ही दे रहे हैं, जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे पाए गए हैं। लेकिन एक दशक पहले जब वो नीचे भारी उपचार देते थे तो जिससे कि लाभ होता था, और उन जानकारी के लिए वो आपको बता रहे हैं। अजय नॉर्मल पुराने वाला क्या था, 8 पैन 3 गॉल 3 स्प्लीन 7 लीवर 5 म्यू जीरो, इस तरह के ट्रीटमेंट हैं जो काफ़ी बड़े होते थे और उनके भी रिजल्ट अच्छे रहते थे। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म एटीएफ का जो मैंने अभी पहले बताया वो वाला है। आप वो वाला फार्मूला अपनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा आएगा। एसिड फार्मूले की और बहुत सी खासियत है। किसी रोगी को कोमा में था और यानी कि बेहोश था, और यह ट्रीटमेंट 2 बार देने से जिनका पीएच वैल्यू 7.32 से 7.4 में बदल गया और जिसमें उनको गाल दिया गया
म्यू जीरो नहीं दिया गया क्योंकि उनकी दोनों किडनियाँ खराब थी, जिसके कारण उनका क्रेटिनाइन बहुत बड़ा हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि एसिड फार्मूला बहुत कामयाब है। कोमा में से किसी आदमी को निकालने के लिए ये लाजवाब है। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट का एसिड बढ़ा हुआ है तो उनको हम एटीएफ फार्मूला देकर उसको कम कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ये अगर हम किसी का पीएच वैल्यू 7.32 से पीएच वैल्यू 3.4 हो जाता है तो वह आदमी इन सब में जब हम एटीएफ फार्मूला देते हैं तो 5 से 10 मिनट लगता है और रोगी कोमा से बाहर आ जाता है। साधारणतः देखा गया है कि पीएच वैल्यू 7.1 पर आदमी कोमा में जाता है और पीएच जब उनका 6.8 हो जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल यह रोगी किसी कारण से कोमा में गया हुआ था। ये किसी पेशेंट की हिस्ट्री है कि आदमी कब मरता है और कब वो कोमा से बाहर आता है। इसके बाद में ये एसिड की खासियत थी, एटीएफ फार्मूला आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। अब आता है एल्कलाइन फार्मूला। एल्कलाइन फार्मूला कब दिया जाता है और उनका देने में क्या क्या हमें वो होती है, ठीक है। एल्कलाइन फार्मूला जिसको हम ALTF के नाम से जानते हैं, तो उसमें लीव जीरो और लीव में ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि राइट हैंड की अनामिका उंगली जो 4th फिंगर है उसमें हम चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें दर्द है। और राइट वाली हमारी किडनी को अगर हम थोड़ा सा चेक करते हैं तो वो स्ट्रेस या दर्द बताती है, तो इसका मतलब ब्लड के अंदर पानी बढ़ा हुआ है। तो उनमें क्या क्या होता है ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि रोगी की एल्कलाइन अधिक दिख रही हो, दरअसल में वो नॉर्मल है, लेकिन उसके पेट में एसिड की मात्रा कम होने से एल्कलाइन नॉर्मल होने पर भी अधिक दिखाई देती है। ऐसे लोगों को चेक करने पर अक्सर पाया गया है कि गैस पॉइंट में दर्द होता है। पूछने में पता चलेगा कि रोगी की टट्टी यानी कि संडास में अनपचा खाना आता है और इसका अर्थ है कि स्टोमच में रक्त प्रभाव कम है, जिसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड उचित मात्रा में नहीं बन रहा है, जिसके कारण प्रोटीन ठीक से नहीं पच रहा है। दूसरी बात है कि पेट में एसिड pH 3 से नीचे 1 तक जाने से उसकी सख्त एसिड होने की कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि अगर हमारे पेट का HCl है, उसका जो pH वैल्यू है अगर वो 1 से 3 के बीच रहेगा तो वो हर एक बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ को गलाने में, पकाने में उसको बिल्कुल उसमें कोई भी वायरस जिंदा नहीं रहेगा। अगर पेट के HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, अगर उसका pH वैल्यू 4 या 5 पहुँचा तो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन फैलने का मुख्य कारण है। मुख्यतः यही देखा गया है बच्चों में, ज़्यादातर वो कोई भी चीज़ खा लेते हैं बैक्टीरिया वाली तो उनका pH वैल्यू बढ़ा रहता है पेट का, इसलिए वायरस ग्रो कर जाता है और उनको बुखार, खांसी, जुकाम, एलर्जी आ जाती है। तो बच्चों के लिए एसिड पॉइंट जो हमारा HCl बनाना है उसके लिए हम क्या देते हैं 3 गैस ओनली। तो बॉडी का पेट का एसिड बढ़ जाता है, उसका pH वैल्यू डाउन आ जाता है तो वो सख्त एसिड हो जाता है। वो हमारे पेट का एसिड जो हमारा लैट्रिन साफ करने वाला एसिड है जो हम वो डालते हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ है। अब देखो वो केमिकल कितना है कि सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है और क्लीन कर देता है हमारी सीट को। तो हमारे पेट का एसिड उससे भी भयानक है, उससे भी तेज़ है। तो इसलिए pH वैल्यू का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हमारे एसिड का 1 से 3 के बीच है तो हमें UDF नहीं आएगा, हमें कोई बैक्टीरिया कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए pH वैल्यू को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब हुआ कि लीव जीरो में दर्द होने पर भी
पहले भी हमें LTF नहीं देना चाहिए, पहले हमें UDF देना चाहिए, UDF फार्मूला देना चाहिए कि हमें भिड़ते ही एल्कलाइन नहीं देना चाहिए, एल्कलाइन फार्मूला हमें पहले UDF देना चाहिए। UDF का सही करने के बाद हमें 10 मेडुला 1 गैस ओनली 6 पॉइंट इंटू 3 ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो हमारा वैगस नर्व को उकसाने का काम करेगा, पाचन संस्थान के कई को उकसाकर पेट के एसिड को 3 गुना बढ़ाएगा। गैस ओनली भी इसमें काम करता है HCl और पेप्सिन बनाने में। UDF फार्मूला देने से पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाएगा और ऐसा पाया गया है कि कई रोगियों में इससे एल्कली के लक्षण एकदम कम हो जाते हैं। अभी हमने एल्कलाइन के बारे में बताया कि एल्कलाइन और पेट का एसिड किस तरह से काम करता है। तो UDF पहले देना चाहिए, एल्कलाइन फार्मूला कुछ दिन के बाद देना चाहिए, क्योंकि UDF देने से अगर किसी आदमी का UDF आ रहा है यानी कि अनडाइजेस्ट फूड इन स्टूल आ रहा है, जैसा हमने खाया, जैसे मूंगफली के छिलके या किसी प्रकार का और कोई विटामिन्स वाली चीज़ें, और वो ऐसी के ऐसे लैट्रिन में निकल रही हैं, तो उस आदमी का कभी भी प्रोटीन, न्यूट्रिशन और पोषक तत्व बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि जो खा रहा है वो ऐसे ही निकाल रहा है, तो उसमें उसको उसकी ताकत नहीं बनेगी और सेल को अपनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सेल कमज़ोर हो जाएंगे और डीजनरेशन का प्रॉब्लम उनको हो सकता है। तो गुरुजी ने निम्न कई बीमारियों में प्राय सभी पेशेंटों में पाया गया कि उन्हें संडास में अनपचा खाना आता है, जैसे फिट्स, कैंसर, रूमेटाइटिस यानी कि सारे शरीर में दर्द, एड्स और स्क्लेरोसिस, हाइपोथायराइज्म और हाइपरथायराइज्म यानी कि सारे शरीर में गांठें इत्यादि के पेशेंटों में ये पाया गया है कि उनके लैट्रिन के अंदर UDF आ रहा है, उनके संडास के अंदर अनपचा खाना आ रहा है। इन सभी बीमारियों के पेशेंटों को UDF के उपचार के तुरंत आराम मिलता है। इसलिए UDF फार्मूला, जिनका एल्कलाइन बढ़ा हो उनको UDF फार्मूला पहले देना चाहिए। सभी UDF फार्मूला के अंत में फास्ट ट्रीटमेंट के बाद माइल्ड एज ए नॉर्मल देना है, जिसमें 8 पैन से पैनक्रिया के पाचक एंजाइम निकलेंगे और गैसाई से अवशोषण बढ़ेगा। ये दोनों पाचन क्रियाओं को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ और कैंसर के रोगियों को UDF फार्मूला में 10 मेडुला नहीं देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ और कैंसर रोगियों को इससे नुकसान होता है, इसलिए उनको 10 मेडुला नहीं दिया जाता है। एल्कलाइन फार्मूला क्या है? 1 गॉल, 1 लीवर 3 पॉइंट, 1 राइट ओवरी, 1 लीव 0, 2 राइट चेस्ट ओनली इंटू 3 ट्रीटमेंट। ये एल्कलाइन, माइल्ड एल्कलाइन ट्रीटमेंट है। ये इसमें एल्कलाइन है, इसको सही से लेने के लिए हमारी दूसरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ दिखाया गया है कि माइल्ड एल्कलाइन कैसे लिया जाता है। एल्कलाइन की मात्रा बढ़ने से शरीर में रक्त का वॉल्यूम, आयतन बढ़ेगा, रोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एसिड बढ़ जाएगी तो रक्त वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर एल्कलाइन बढ़ जाए तो रक्त वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ALTF यानी कि एल्कलाइन ट्रीटमेंट फार्मूला का उपचार देने के बाद बढ़ा हुआ रक्तचाप कम होने लगता है, जिससे हम समझते हैं कि इस उपचार से एल्कली कम हो रही है। इसलिए ही उपचार का नाम एल्कलाइन ट्रीटमेंट फार्मूला रखा गया है। अगर गाल, लीवर इत्यादि में दर्द है और लीव 0 में दर्द न हो तो नीचे का उपचार काफ़ी है। 1 गॉल, 1 लीवर 3 पॉइंट, 1 राइट ओवरी, 2 राइट चेस्ट ओनली इंटू 3 ट्रीटमेंट। अगर राइट ओवरी में भी दर्द नहीं हो तो नीचे का उपचार ठीक है। 1 गॉल,
एक लीवर, 3.2 चेस्ट, राइट चेस्ट ओनली इंटू 3 ट्रीटमेंट। अगर ऐसा अलग अलग उपचार बनाएं और सही से दें तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जी। अब मुख्य लक्षण, जब किसी बॉडी का या किसी पेशेंट का एल्कलाइन बढ़ा हुआ है यानी कि पानी ब्लड में बढ़ा हुआ है, तो उनके किस किस तरह के लक्षण दिखेंगे, किस किस तरह की बीमारियां होंगी, उसके बताते हैं। कि सबसे पहले लीव जीरो में दर्द आएगा यानी कि राइट वाली किडनी और दाएं हाथ की अनामिका उंगली में यानी कि फोर्थ फिंगर में दर्द आएगा। नाक का बहना, नाक में से पानी बहता रहेगा। मासिक धर्म में स्राव कम होगा, एक आध दिन के लिए ही आएगा। दस्त लग सकते हैं उस आदमी को, बार बार लैट्रिन जाने का उनका दिल करेगा। सर के ऊपर या पीछे भाग में यानी कि सर के मिडल एरिया और पीछे एरिया में दर्द रहेगा एल्कलाइन वाले पेशेंट को। शरीर के दाएं तरफ यानी कि राइट हैंड और राइट तरफ के दर्द उनके दिखाई देंगे, चाहे वो कंधा हो, चाहे आँख हो, कान हो, मुंह हो, पैर हो, घुटना हो, कमर हो, उनको राइट वाले हिस्से में दर्द दिखाई देंगे। एल्कलाइन की मुख्य बीमारियां कौन कौन सी हैं? फिट्स यानी कि कंपन के साथ दौरे पड़ने, स्पास्टिसिटी यानी कि मांसपेशियों का कड़क होना, इपिलिप्सी मिर्गी, सीपी सर्बल पाल्सी, बीपी हाई यानी कि ब्लड प्रेशर हाई, कर्क रोग यानी कि कैंसर का रोग, ट्यूमर या सिस्ट, हकलाना या तुतलाना, इस तरह की बड़ी बीमारियां एल्कलाइन बढ़ जाने के कारण होती हैं। वैसे तो गुरुजी ने लिखा हुआ है कि एल्कलाइन वाली बॉडियां जो मेंटेन रखती हैं उनको ज़्यादातर बीमारियां होती नहीं है। अगर होती हैं तो इस टाइप की बड़ी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज काफ़ी लंबा चलता है और वो काफ़ी दिन में आती है और काफ़ी दिन में जाती हैं। एसिडिक बीमारियां जो हैं जिनका एसिड बढ़ा रहता है वो जल्दी से आती है, जल्दी से चली जाती हैं। लेकिन अगर उनको एल्कलाइन की बीमारी आ रही है तो उनमें काफ़ी जिद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन एल्कलाइन फार्मूले से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे सम करूं इस सब को, तो एसिड की बीमारियां, एटीएफ का ट्रीटमेंट, एटीएफ के द्वारा हम कौन कौन सी बीमारियों को सही कंट्रोल कर सकते हैं, एटीएफ आने से क्या क्या हमारी बॉडी में रिफ्लेक्शन होता है, क्या क्या लक्षण दिखते हैं, और एटीएफ को अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी पे कवर कर लेते हैं। एल्कलाइन पे अगर इस चीज़ को समाप्त करें तो जब बॉडी का पानी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाएगा, मांसपेशियां कड़क हो जाएंगी और बड़ी बीमारियां आने के संकेत होंगे। और एल्कलाइन वाला तभी बढ़ेगा जब उस आदमी का यूडीएफ आएगा। यूडीएफ आने का मतलब अनडाइजेस्टिंग फूड इन स्टूल, तो बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे मासिक धर्म वाला कम आएगा, बच्चों में प्रॉब्लम आएगी, सर के ऊपर या पिछले हिस्से में दर्द आएंगे, नाक बहती रहेगी, दस्त उनको लग सकते हैं, शरीर के दाएं हिस्से में दर्द आएगा और इस प्रकार के लक्षण दिखेंगे। और बीमारी में उनको फिट्स और एपिलेप्सी, स्पास्टिसिटी, सीपी, बीपी हाई, कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट, हकलाना, तुतलाना आदि उनको आ सकता है, या जिनको है तो उनका एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। हम एल्कलाइन ट्रीटमेंट ALTF फार्मूला दे के उनको सही कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही रहेगा। पहले सेशन में हमने इसकी फाउंडेशन बताई, भूमिका बताई, लक्षण बताई, मान्यता बताई। दूसरे सेशन में आपको एसिड और एल्कलाइन की बीमारियां, उनके फार्मूले बताए। अब हम तीसरी क्लास जो नेक्स्ट अगले दिन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसको गौर से सुनिए, पढ़िए, देखिए, समझिए और नैरोथेरेपी से जुड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।